अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमें जो आर्टिकल डिस्कस करना है, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये हमारा पहली बात आखिरी आर्टिकल है इस चैप्टर का। और इसमें हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। पहली बात ये कि एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ये वेरिएशन ऑफ जी जो है वेरिएशन ऑफ बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बुक में से जो हेडिंग लिखी हुई है उसने कैपिटल जी लिखा हुआ है, वो बिल्कुल गलत हेडिंग है। हमने ये बात कर चुके हैं पहले भी कि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसने चेंज नहीं होना। तो माइंडेड कि ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अगर आपको अब लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन याद हो, हमने लिखा था मास ऑफ द अर्थ फाइंड करने के लिए जो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी है, ये वो फार्मूला है जिसमें हमने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 6×10⁻24 किलोग्राम। अब हमारे पास जो वैल्यू है जी की, अच्छा एक पॉइंट जो आपको याद हो कि हमने कहा था कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है मास कोई ना कोई इस तरह से, और ये किस डिस्टेंस पे है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने कहा था कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि इस रेड कलर के डिस्टेंस पे है। अब हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है या फोर्स बिटवीन टू मैसेस होती है m1 m2, वो डिस्टेंस बढ़ने से विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस वो स्केयर टाइम्स इन्वर्स रिलेशन के साथ कम होती जाती है। मतलब कहने का है सिंपल वर्ड्स में कि फोर्स और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेस है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स और डिस्टेंस का स्केयर बेसिकली आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि ये फार्मूला तब हमने जो कैलकुलेट किया है, ये जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वाला, इसके मुताबिक डिस्टेंस वेरी करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, फिर वेरी करेगी। अच्छा, आप जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि एफ जी जो है ये कम होती है डिस्टेंस को क्या करने से, इंक्रीज करने से। ठीक है, ऐसे ही है, यानी कि एफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² का क्या मतलब है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम बात करें तो एफ क्या होता है, वैसे एम ए के बराबर होता है ना। तो एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एम ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, इसको एम जी लिख देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होने शुरू हो जाए, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होने शुरू हो जाएगा, कम होने शुरू हो जाएगा। और हमने क्या बोला है अभी कुछ देर पहले, एनालॉजी क्या बनाई है हमने कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब कम होती है, जब या तो मैसेस के दरमियान का प्रोडक्ट कम होने शुरू हो जाए, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/d² से, या स्पेसिफिकली डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर दे। तो इमेजिन करो फिर कि अगर एक ऑब्जेक्ट, अब ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लें यहाँ पड़ा हुआ है इधर से ऐसे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो मैंने शो कर दिया, ये वाला जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, और एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लो यहाँ कहीं पे है। यानी कि हमने कहा था ना कि अर्थ फोर्स फील्ड है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की थी ना पहले। तो अर्थ तो इसको भी पुल करेगी फिर जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और अर्थ तो फिर इसको भी पुल करेगी जो अर्थ से अवे पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये दोनों, इनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी बाय द अर्थ, लेकिन दोनों के ऊपर सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी या नहीं लगेगी, ये हमारी आज की डिस्कशन है। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को सिंपल वर्ड में याद रखो, हाइट कह सकते हैं आप, ठीक है जी। इसके समझने के लिए एल्टीट्यूड क्या है, हाइट है। अब एल्टीट्यूड कहाँ से मेजर किया जाएगा, हम बात कर चुके हैं पहले, सेंटर ऑफ द, कहाँ से, अर्थ से मेजर किया जाता है, ठीक है जी। अब सपोज कर लें दोबारा से, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे पड़ा हुआ, ये अर्थ है हमारे पास, सपोज ये अर्थ का रेडियस है। चलिए इसको मैं कलर डिफरेंट कर दूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। इसको रेड कलर का शो कर दो, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक हो गया। इसको मैंने आर कह दिया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लें, जो कहीं ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर नहीं है। सपोज आप इस तरह इमेजिन कर लो कि एक बॉल आपने अपवर्ड थ्रो किया और सपोज वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक, तो इसके ऊपर भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी ना। अब सपोज कर लो कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ की सेंटर से,
मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि ये बॉल वाले पे तो फोर्स उतनी लगेगी तकरीबन जितनी अगर ये सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पड़ा हो, तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएं तो उससे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ देर बाद देखेंगे कि फ़र्क किस तरह से पड़ता है। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस चेंज होने से, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब देखो ना ये डिस्टेंस क्या होगा अगर हम देखें तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर ये वाला डिस्टेंस अगर मैं h कह रहा हूँ तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले आप ये रेड कलर वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ ऐड करोगे प्लस हाइट ऐड करोगे, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा फिर r प्लस h। सिंपल मैथमेटिक्स, दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड किया हमने। अब हमारे पास फिर ये इतना डिस्टेंस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, तो उसका आंसर है फ़र्क तो पड़ना है। यहाँ पे क्यों फ़र्क पड़ना है ज़रा देखिएगा आप। हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करते हुए, या चले पहले मास ऑफ द अर्थ की मैं इक्वेशन लिखता हूँ आपको ताकि ये आइडिया हो जाए कि मैंने क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आपको याद हो लास्ट आर्टिकल में हमने कहा था कि मास ऑफ द अर्थ क्या है me, और उसका फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब अगर आपसे कहा जाए भाई यहाँ से फाइंड करो g की वैल्यू क्या होती है, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अभी हमने जो ऑब्जेक्ट की बात की है जिसकी जो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ था ऐसे, और अर्थ से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उसको h कहा और यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर पे हमारे पास r डिस्टेंस था। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा फिर, इन दो डिस्टेंसेस को यानी कि रेडियस को प्लस हाइट को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो डिस्टेंसेस ऐड होने के बाद फिर हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, g इज़ इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय r प्लस h। ज़रा गौर करें इस बात पे, पहले आर स्क्वायर क्यों लिखा था, बिकॉज सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर यहाँ पड़ा होता था हमारे पास, ये देखो राइट साइड में मैंने बना दिया रेड कलर का, यहाँ पड़ा होता था तो हम ये लगाते थे। अब जाहिर सी बात है यही ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रख दिया आपने तो ये हाइट ऐड करनी पड़ेगी ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंटली जब हाइट बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये वाला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है डिक्रीज होनी शुरू होती है। ये नहीं कि आप जिस तरह मैंने भी एग्जाम्पल दी थी ना, बॉल को अपवर्ड थ्रो किया तो इस पर इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगी हाइट जो है, यानी कि इस हाइट पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्रेविटी पे इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये जो फार्मूला है जो अभी हमने डिराइव किया है, बल्कि डिराइव नहीं किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है पिछले ही फार्मूले में, ये अगर किसी एल्टीट्यूड या किसी हाइट h पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो जाती है। अब देखो ना दोनों में फ़र्क क्या है, मैं इसको ज़रा सर्कल करता हूँ इस इक्वेशन को भी, और आप देखें ज़रा इस इक्वेशन को भी। एक इक्वेशन ए है, इक्वेशन बी है, ज़रा देखिएगा ज़रा इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक में सिर्फ आर स्क्वायर है, एक में हाइट ऐड होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है पहले ही जी का जो रिलेशन है वो हाइट के साथ या डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ना आपके पास जो इक्वेशन ए लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इक्वेशन ये ए के मुताबिक ये आ रहा है आंसर। और इक्वेशन बी के मुताबिक क्या होता है, जी की वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस h का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस असल में कम हो जाएगा। असल में तो मतलब ये है ना जिसकी वजह से ये कम होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखें कि ये हमारे पास पता लगा कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, सपोज कर लें कि हम डिस्टेंस कितना बढ़ा दें, अगर हमारी हाइट जो है जिस पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इफ़ हाइट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितने टाइम्स, यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स डिक्रीज कर देगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब g इज़ इक्वल टू जी कैपिटल ME एज इट इज़ रहा, हमने r प्लस h स्क्वायर फार्मूला लिखा हुआ है ना, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना दूर चला गया है सरफेस ऑफ द अर्थ से कि उसकी जो हाइट है वो r के बराबर हो गई है, मतलब इस r के बराबर हो गई है। तो अब ज़रा वैल्यू पुट करके देख लो क्या होगा, GME डिवाइडेड बाय r प्लस r का स्क्वायर, तो g इज़ इक्वल टू GME ओवर 2r का स्क्वायर आ जाएगा ना, r प्लस r 2r बन जाएगा।
तो इसको मैं अब चलें इसको आगे छोटा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं इसी को छोटा लिखता हूँ यार 1 मिनट, ताकि एक पेज भी आपको समझ आए ना बात सारी। हमारे पास क्या था, g इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये वाली टर्म जो है। क्या लिखेंगे आप इसको, जी एम ई 2r का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4r स्क्वायर। अब ज़रा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, गौर से। मैं एक सर्कल करने वाला हूँ एक चीज़ को, ज़रा देखें। ये जो मैंने सर्कल किया है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये तो पहले भी हमारे पास आ रही थी इक्वेशन, यानी कि ये हमारे पास तब थी जब सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा। मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा होता था, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है g इज़ इक्वल टू जी एम ई, जब हमने रेडियस के बराबर हाइट पुट कर दी है, या हाइट को रेडियस के बराबर कर दिया, तो हमारे पास आया है 4r स्क्वायर। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें आपस में, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करें आपस में, कितनी टाइम्स कम है ज़्यादा, तो हमें नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 के साथ एक फैक्टर डिवाइड हो रहा है 4। इसका मतलब है 1 के मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए ना, बाकी सारी तो इक्वेशन 1 ही लिखी हुई है ना। देखिए ना, ये जी एम ई बाई आर स्क्वायर वाला जो फैक्टर है, ये तो इधर भी लिखा हुआ है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, मैंने सर्कल कर दिया, ज़रा देखिएगा और से। तो इसका मतलब है इसके मुकाबले में ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कितने टाइम्स कम है, 4 टाइम्स, क्योंकि उसके साथ 1/4 ऑफ जी एम ई बाई आर स्क्वायर रह गया है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने लिफ्ट किया है सरफेस ऑफ द अर्थ से, जरा सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से लिफ्ट किया है, और अब देखना ज़रा गौर से मेरी बात, अगर ये आर है इस वक्त, सपोज कर लो, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको याद रहे। अगर ये आर है और मैं इतना ही डिस्टेंस पे इसको ऊपर ले तो, मतलब इतना ही डिस्टेंस में ऊपर, ये भी आर बराबर हो जाए, यानी कि ये भी आर है ये भी आर है। अब टोटल हमारे पास ये जो हाइट है ये फिर किसके बराबर हो गई है, आर के। मतलब मैंने इसको एच कहा था ना पहले, तो ये एच किसके बराबर हो गई है, आर की। तो जब आप इधर लेके जाओगे तो इस पे लगने वाली फोर्स इस सरफेस ऑफ द अर्थ के मुकाबले में, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ था, इधर, ये देखा ना ज़रा, मैंने इसको हाईलाइट करने वाला हूँ रेड कलर का, यहाँ पे जब रखा हुआ था, इसके मुकाबले में कितने टाइम्स रह जाएगी, 1/4। तो 1/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ रह जाएगी, ठीक है। तो ये बात उसने लिखी हुई है आपकी इक्वेशन 5.8 के नीचे, देखना ज़रा, इक्वेशन 5.8 डिराइव की उसने, और उसके उसने नीचे लिख दिया है कि इट बिकम्स, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी कि एट अ हाइट एच इज इक्वल टू आर। ऊपर देखो जरा, जब आप किसी डिस्टेंस पे, किसी ऐसे एल्टीट्यूड पे ले जाओगे, किसी ऐसे एल्टीट्यूड पे ले जाओगे, किसी ऐसी हाइट पे ले जाओगे जहाँ पे हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो गई है, यानी कि आप उसको उतना ऊपर ले गए सरफेस ऑफ द अर्थ से जितना आपका सेंटर से तक डिस्टेंस था, तो उस वक्त फिर जी की वैल्यू कम होकर कितनी रह जाएगी, 1/4। मतलब अगर सपोज कर लो पहले अगर वो 10 थी तो अब वो 10/4 रह जाएगी, 2.5 रह चुकी होगी। मतलब ये है, तो कहने का मतलब है कि हाइट बढ़ने से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये हमने कंक्लूड कर लिया है। ये हमारे पास चैप्टर का भी क्या हो गया है, दी एंड, यानी कि हमारे पास थ्योरी हमने ख़त्म कर ली है। तो आपने तो आपने अब इसको पढ़ लेना है इस चैप्टर को, कोई मसला हो, चैप्टर 5 का दी एंड है, इसको हम फिर एक्सरसाइज में अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।